आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी और आज हमारे साथ मौजूद हैं वसंत चतुर्वेदी जी, जो 10 साल से एनईआर रेलवे यूनियन में प्रेसिडेंट हैं और भी कई सारे पदों पर रह चुके हैं, रेलवे की अच्छी समझ रखते हैं। आइए मिलवाते हैं। सर, कैसे हैं आप? बहुत ठीक है। मैं साजिद भाई बहुत लंबे समय से आपके सानिध्य में रहा और आपने तमाम विभिन्न क्षेत्रों में पत्रकारिता में भी आपका एक अच्छा वर्चस्व रहा और दैनिक जागरण, हिंदुस्तान आज जैसे अखबारों में आप रहे हैं, तो निश्चित तौर पर पत्रकारिता में और खासतौर से रेलवे आपने देखा है, तो रेलवे के बारे में एक अच्छी समझ और एक अच्छी सोच रखते हैं आप, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं वसंत चतुर्वेदी, एनी रेलवे मजदूर का पिछले 10 वर्षों से इसका केंद्रीय अध्यक्ष हूं। ऑल इंडिया रेलवे में प्रेजेंट जिससे हमारी एफिलिएट यूनियन है, उसका मैं जोनल सेक्रेटरी हूं पिछले 15 वर्षों से, और हिंद मजदूर सभा जो महासंघ है, उस महासंघ का मैं उत्तर प्रदेश का वाइस प्रेसिडेंट हूं। थैंक यू सर, बहुत बहुत हमसे जुड़ने के लिए। सबसे पहले हमारा जो सवाल है आपसे वो है कि रेलवे के अंदर हम देखते हैं कि सरकार कहती है कि हमने ट्रेन स्पेशल चलाई हैं, त्योहारों पे हम देखते हैं स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है, लेकिन फिर भी जैसे अभी हमने छठ पूजा पर देखा कई सारी स्पेशल ट्रेन चलाई गई, लेकिन फिर भी जो उसके रिजल्ट थे वो एकदम अपोजिट निकले, भीड़ और सब कुछ। उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये निश्चित तौर पर त्योहारों पर रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं और इसमें भी कोई शक नहीं कि अगर वो स्पेशल ट्रेनें ना चलाई जाएं तो आप भीड़ को नियंत्रित करना एक असंभव हो जाएगा और बहुत सारी दिक्कतें इस देश में पैदा हो जाएंगी। लेकिन निश्चित तौर पर रेलवे एक बेहतर काम करती है और वो स्पेशल ट्रेनें चलाती है, लेकिन इससे मुझे एक शिकायत भी है और खासतौर से रेलवे बोर्ड और जो कि आप ट्रेनों का अनाउंसमेंट तो कर देते हैं कि हम नई ट्रेनें चला रहे हैं, लेकिन उस नई ट्रेनें चलाने के लिए साल भर में आपने कभी एनालिसिस नहीं किया कि आप कितनी नई ट्रेनें चलाएंगे, किस त्योहार पे कितनी नई ट्रेन चलाते हैं, और उसके अनुसार जो व्यूअर्स है, हमारा बुक ऑफ सेंक्शन, कहने का मतलब ये कि जो गाड़ियां आप एडिशनल चलाते हैं उनके लिए एडिशनल स्टाफ, उसकी आप कभी भी कोई जो है वो एडिशनल स्टाफ नहीं देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा क्रू है, जो हमारा रनिंग स्टाफ है, वो बहुत स्ट्रेस में और यहां तक कि 24 घंटे की ड्यूटी करने के लिए विवश हो जाता है, जो संरक्षा और सुरक्षा दोनों की दृष्टि से उचित नहीं है। मेरा यह मानना है कि आप ठीक है स्पेशल ट्रेनें चलाइए, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उन स्पेशल ट्रेनों के सापेक्ष में आप अपना जो हमारे रनिंग कर्मचारियों का व्यूअर्स है उसको भी बढ़ाने का काम करिए, जिससे उन पर एक्स्ट्रा ड्यूटी का बोझ न पड़े। अभी रिसेंटली हमने देखा सदन के अंदर जो रेलवे मंत्री हमारे अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने कहा कि जो हमारा रेलवे सिस्टम है, टाइमिंग वगैरह में, वो यूरोप से ज्यादा बेहतर है। तो आप मानते हैं ऐसा है? यूरोप की कुछ कंट्रियों में मुझे जाने का अवसर मिला, जिससे रशिया है, और गल्फ में भी मैंने 2 साल तक, 88 से 90 तक मुझे इराक में एक बार प्रोजेक्ट था, बगदाद अलकाइम अकासात रेलवे प्रोजेक्ट। उस रेलवे प्रोजेक्ट में मैं एज ए एम्प्लॉई डेपुटेशन पर मैंने 2 साल वहां काम करने का काम किया इराक में, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज के समय में जितनी ट्रेनें हम लोग चला रहे हैं उसके सापेक्ष में यूरोप में उतनी ट्रेनें न चलती हैं, न उतने पैसेंजर हैं। आप देख रहे हैं कि 140 करोड़ की आबादी इस देश की, लाखों ट्रेनें, आप समझिए कि हम लोग लाखों फेरे हम लोगों के ट्रेन के पर डे हम लोग लगाते हैं, और आप समझिए 3.5 जितनी 40-50 कंट्रियों की आबादी है उतनी एक दिन में हमारी ट्रेन में लोग पैसेंजर हमारे सफर करते हैं, तो आप उससे हमारा मुकाबला कर ही नहीं सकते हैं। यूरोप में एक लिमिटेड ट्रेनें चलती हैं, वहां कम ना के बराबर वहां पर पैसेंजर भी हैं तो बहुत लिमिटेड हैं, लेकिन यहां तो देश की गरीब गुरबा जनता को ले जाने का और सबसे सस्ता साधन और सुलभ साधन अगर कोई है तो वो केवल रेल ही है। आज आप देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, यहां से पैसेंजर ट्रेन का किराया पीलीभीत का 10 रुपया है, मात्र 10 रुपया। क्या इससे सस्ता भी? टेम्पो से हम लोग यहां तक आते हैं और हम कई बार रात में ट्रेन से उतरने के बाद हमें ऑटो से आना पड़ता है, तो अगर सवारी के हिसाब से आते हैं तो भी 40 रुपए हमको घर तक पहुंचने के लिए लेता है,
और अगर पूरा ऑटो करके आइए तो 200-250 रुपए लेता है। तो बरेली जंक्शन से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी आने के लिए हमको 200-250 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, और हम यहां से पीलीभीत 45-48 किलोमीटर के आसपास है, मात्र 10 रुपए में हमारी पैसेंजर ट्रेनें वहां पहुंचा देती हैं, जो आज हमारी ईएमयू चल रही है, डीएमयू चल रही है। तो इतना सस्ता साधन कहां है? पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है, संसार में इतना सस्ता साधन कहीं भी नहीं है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं थोड़ा हो सकता है कि आपको लगे कि मैं थोड़ा ज्यादा बोला, रेलवे से ज्यादा मैं दावे के साथ कहता हूं और मैं फक्र करता हूं कि मैं एक बहुत डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम किया। लगभग 40 साल 4 महीने 18 दिन मैंने रेलवे में नौकरी की एज ए सीनियर सेक्शन इंजीनियर की हैसियत से मैं रिटायर हुआ। और मैं कहता हूं इतना डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन, अगर आर्मी की बात देखिए, आर्मी जनता की जवाबदेह नहीं है और हम जनता की जवाबदेह हैं। एक इंजन गिर जाता है, पूरे भारतवर्ष के अखबार छाप देते हैं कि साहब फलानी जगह इंजन गिर गया, ड्रिलमेंट हो गया। सैकड़ों हजारों लोग रोड पर रोज मरते हैं, अखबारों की कितनी सुर्खियां उनको मिल पाती हैं, ये आपने देखा होगा। तो हम मान के चलते हैं कि हम जनता की जवाबदेह इसलिए भी हैं और जनता की अपेक्षाएं भी हमसे ज्यादा हैं, इसलिए कि हम एक बेहतर ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। और रेलवे जिस तरह से आज डेवलप कर रही है, ये वाकई में सराहनीय है। और आज जिस तरह से स्टेशनों का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, वर्ल्ड का स्टेशन आप देख लीजिए, कभी सोचा था आपने आज का स्टेशन ऐसा होगा? आज शाम को आप चले जाइए, वहां कम से कम 2500 आदमी तो खाली सेल्फी लेने वाला वहां खड़ा रहता है कि हम सेल्फी लेते हैं। हमने कभी नहीं सोचा था, हम भी जब यहां आए 1974 से मैं यहां पर हूं, और जब मैं आया तो ये स्टेशन 1-2 कमरों का स्टेशन हुआ करता था खाली मात्र। और आज देखिए कि वर्ल्ड क्लास स्टेशन के जो है श्रेणी में हमारा आजमनगर स्टेशन है। आप बरेली सिटी देख लीजिए, आज आप और काठगोदाम देखिए, आप तमाम सारे स्टेशन जो हमने आजमनगर डिवीजन में कासगंज है, मथुरा है, तो ये सब स्टेशनों को जो अभी मॉडर्नाइजेशन हुआ, तो ये लगता है कि जब पब्लिक वहां आती है तो हाँ लगता है कि मैं एक अच्छी जगह पर, साफ सुथरी जगह पर। पहले तमाम गंदगी हुआ करती थी, आज जब से ये चाहे स्वच्छ भारत अभियान के तहत हो या रेलवे में इस बात की अवेयरनेस आई, जनता के बीच में अवेयरनेस आई कि हमें गंदगी नहीं करनी चाहिए जगह जगह। और रेलवे ने भी बहुत सारा काम किया कि जगह जगह कूड़ेदान रखवाए गए, लोगों को अवेयर किया गया, अनाउंसमेंट किए गए भी गंदगी न फैलाइए, तो इसका भी एक इम्पैक्ट रहा। एक 8वां वेतन आयोग है जिसकी मांग शायद रखी गई थी 2025 के अंदर, वो शायद 2026 में लागू होने वाला है, तो वो क्या है? देखिए, मैं कुछ चीजें जरूर कहूंगा। सरकार को मेरी एक विनती है कि वो हर चीज को राजनीति के नजरिए से न देखे, खासतौर से कर्मचारियों की मांगों को लेकर के। देखिए, अब आपने, जहां तक मेरा अपना मानना है कि दिल्ली का चुनाव था तो आपने आनंद फानन में कैबिनेट की बैठक बुला करके, जबकि उसके पहले कैबिनेट आपने पार्लियामेंट में जो है वित्त मंत्री ने कह दिया कि 8वां वेतन आयोग हमारे एजेंडे में है ही नहीं, और उसके बाद आनंद फानन में आपने कैबिनेट की बैठक बुला करके और अटेंडम एकदम आपने 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी। मैं आपका साधुवाद करता हूं, सरकार का धन्यवाद करता हूं। लेकिन उसके बाद आपने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। बहुत दिनों तक हम लोग संघर्ष करते रहे, तमाम प्रदर्शन किए गए। अभी 17 तारीख को भी हम लोगों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया था, और उसके बाद प्रदर्शन करने के बाद, दबाव बनाने के बाद, तब कहीं आ जाकर के आपने उसकी कमेटी का गठन किया। अगर थोड़ा पहले ही कमेटी का गठन कर दिया गया होता तो हम लोगों को 1/1/26 से ये वेतन आयोग लागू स्थिति में मिला होता। अब आपने अभी बिहार के चुनाव के पहले पहले आपने कमेटी का गठन कर दिया, और जो आप कह रहे हैं कि हम 26 में लागू करेंगे, 26 से लागू होगा, लेकिन 18 महीने का आपने समय मांगा है, ये जाके 27 में आपका जो है कहीं उनकी रिपोर्ट आ पाएगी। तो इसका मतलब कि 27 में जब आप लागू करेंगे तो हमारे जो भत्ते हैं, जो हमारा वेतन बढ़ता है उसके अनुसार हमारे भत्ते भी बढ़ते हैं, चाहे वो हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो, चाहे हमारा सिटी अलाउंस हो, और या जो है टीए हो, हमारा एनडीए हो, ये सारे हमारे जो बढ़ते हैं वो आप हमको प्रॉस्पेक्टिव डेट से देते हैं। जिस दिन से आप लागू करेंगे उसी दिन से, जिस दिन आप इसकी घोषणा करेंगे उसी दिन से आप हमको भत्ते, तो हमारे जो भत्ता हमारा है उसका एरिया भी आप नहीं देते हैं, तो हमारा 1.5 साल का हमारे भत्ते का तो आपने नुकसान करवा दिया। अगर आप 1/1/26 से ही पहले रिपोर्ट आ गई होती और 1/1/26 से लागू हो गया होता तो हमें 1/1/26 से ही सारे भत्ते भी मिल रहे होते। तो ये थोड़ा सा हमारा सरकार से जो है, हम लोगों का खासतौर से कर्मचारियों का कहना है कि भाई फेडरेशन इस बारे में बराबर ये उनको अवगत कराती रही, रेल मंत्री से कई बार मिली, हम लोग इस बात को कहते रहे कि साहब इसको उस चश्मे से न देखा जाए
राजनीति आप अपनी करिए, हमसे कोई लेना देना नहीं है। और हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी के, मैं आपको बहुत स्पष्ट कह दूं, ऑल इंडिया रेलवे मेस फेडरेशन किसी भी राजनीतिक पार्टी की ट्रेड यूनियन नहीं है। हम एक स्वतंत्र मजदूर आंदोलन और केवल मजदूरों के दम पर, मजदूरों की ताकत के दम पर खड़ा हुआ यह विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। और 1900 विश्व का न केवल सबसे बड़ा संगठन बल्कि सबसे पुराना संगठन। आपको शायद जानकारी ना हो कि 1924 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, 1924 में, और अभी हम लोगों ने अप्रैल में इसके 100 वर्ष पूरे किए हैं। रेल मंत्री का भी वहां पर मैसेज रहा तमाम सारे और लोगों ने कि एक ऐसा संगठन जो 100 वर्षों तक अपनी यात्रा पूरी करे इस शान के साथ में, और जिसके पीछे कोई भी राजनीतिक संगठन न खड़ा हो, जिसके कंधे पर, जिसके सर पर, जिसके पीठ पर किसी राजनीतिक संगठन का कोई संरक्षण ना हो, और वह अपने 100 वर्ष इस भव्यता के साथ पूरे कर रहा हो, इस ईमानदारी के साथ काम कर रहा हो, तो इस कहीं ना कहीं अब आपको शायद मैं जानकारी ना हो, मैं बता दूं, भारत के राष्ट्रपति बीबी गिरी इसके जनरल सेक्रेटरी रहे, ऑल इंडिया रेलवे मेस फेडरेशन के, इसके प्रेसिडेंट रहे। जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री, रेल मंत्री देश के, वो इसके प्रेसिडेंट रहे। मधु दंडवते वाइस प्रेसिडेंट थे। तो तमाम ऐसे, और आपको शायद ये न जानकारी हो कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण, वह भी इस ऑल इंडिया रेलवे मेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे। और एक समय ऐसा था जब वो 1951 में एनी रेलवे मजदूर के भी जिस कुर्सी पर मैं आज हूं, उसी कुर्सी पर एक समय ऐसा भी था कि जयप्रकाश नारायण भी इसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो ये एक ऐसे तमाम बुद्धिजीवियों का एक बड़ा संगठन रहा है। आज की डेट में शिवकुमार मिश्रा जी, जो एनजेसीए के जनरल सेक्रेटरी भी हैं स्टाफ साइड के, तो आप ये समझिए कि एक बड़ी लड़ाई लड़ करके आज मैं मानता हूं कि अगर फेडरेशन ना होती तो आज रेलवे कब की बिक गई होती। अगर ये रेलवे नहीं बिक पा रही है तो उसके पीछे संगठित मजदूर संगठन और ऑल इंडिया रेलवे मेस फेडरेशन एक बहुत बड़ी जो है दीवार बन के खड़ा है सरकार के बीच में और मजदूरों के बीच में। वो इसलिए कि उनको बेचने ना पावे किसी तरह से। पर हम कुछ जगह देख रहे हैं कि रेलवे को प्राइवेट किया जा रहा है। देखिए, कुछ जगह रेलवे को निजीकरणों में, निजी हाथों में दिया जा रहा है, उसके बैड इंपैक्ट भी है। रेलवे का अपना कर्मचारी वो कमिटेड है, उसके ऊपर तमाम हमारे कंडक्ट रूल लागू होते हैं, लेकिन प्राइवेट लेबर वो उस पर कोई कंडक्ट रूल लागू नहीं होते हैं। वो आज ठेकेदार का आदमी है, वो आज काम करेगा, कल चला जाएगा, रहेगा नहीं रहेगा, वो कल आएगा कि नहीं आएगा, तमाम चीजें इस तरह की दिक्कतें हम लोगों के सामने फेस कर रहे हैं। बराबर हम प्रयास कर रहे हैं कि रेलवे को निजी हाथों में न जाने दिया जाए, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी रेलवे धीरे धीरे करके कुछ एकदम से तो नहीं कर पा रही है, लेकिन कुछ सेक्टरों को वो अपने निजी हाथों में दे रही है। हमें उसमें कोई इस बात के लिए या विकास के लिए पीपीपी मॉडल लाते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जहां प्राइवेटाइजेशन करके उनका आप जो है उसको देश के विकास में अपना जो सहयोग कर रहे हैं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो कमिटेड कैडर रेलवे का अपना है उसका कोई मुकाबला नहीं है। आप रात को आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि हमारा ड्राइवर नहीं पहुंचा तो गाड़ी खड़ी रही, हमारा गार्ड नहीं पहुंचा। कैसी परिस्थितियां क्या उन्होंने कोरोना काल में, आप यकीन मानिए, जब पूरा देश अपने घरों में कैद था, उस समय रेलवे के कर्मचारी और रेलवे का ये स्टाफ, ये रनिंग स्टाफ, अगर वो नहीं होता तो इस देश में कैजुअलिटी बहुत बड़ी होती, लाखों लोग मरे होते। केवल रेलवे थी जिसने सिलेंडर ऑक्सीजन ढोया, जिससे खाद्य सामग्री ढोई, जिससे दूध ढोया, जिससे सब्जियां ढोई, केवल और केवल रेलवे खड़ा हुआ। बाकी सारी एक ट्रक जितने भी थे, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, सरकारी ट्रांसपोर्ट, सब रोडवेज बसें सब ठप थी। केवल और केवल अगर चल रहा था तो रेल चल रहा था, और चला रहा था तो हमारा रेलवे कर्मचारी चला रहा था। लेकिन अगर प्राइवेट हो जाएगा रेलवे तो उससे जो लेबर्स हैं उसके अंदर उनकी जॉब भी तो इनसिक्योर हो जाएगी। उसके लिए संगठन क्या कर रहा है? देखिए, हम दावे के साथ कहते हैं कि हम इसे अपने जीते जिंदा आखिरी सांसों तक इसको प्राइवेट होने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हमें अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ेगी, तो हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। ऑल इंडिया रेलवे मेस फेडरेशन
के रहते हुए रेलवे को निजी हाथों में देना संभव नहीं है। यह मैं दावे के साथ कहता हूं। मैंने 3 बड़ी हड़तालें, आप सामने बोर्ड देख रहे हैं, 5 रुपए डीए के लिए सन 1960 में 12 जुलाई 1960 को, और ये जो है 5 रुपए डीए की मांग को लेकर के हमारे 5 लोग शहीद हुए थे। ये देश का पहला ऐसा संगठन है जो है साजिद भाई, जिस संगठन ने 3 बार हड़ताल ही नहीं करी, बड़ी हड़तालें करा करके कर्मचारियों का सब कुछ दिलाने का काम किया। चाहे वो बोनस की 74 की हड़ताल हो, चाहे सन 1968 की हड़ताल हो, चाहे 5 रुपए डीए की बात रही हो, ये और 5 लोग तब मारे गए, 8 लोग मारे गए 68 की हड़ताल में, 27 लोग मारे गए 74 की हड़ताल में। तो ये तमाम कुर्बानियों से जो है सींचा हुआ संगठन है। इस संगठन ने अपने प्राणों की आहुति देकर के मजदूरों को दिलाने का काम किया है। पहले एक समय वो भी था जब आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रूल नहीं था, कार्य के घंटे निर्धारित नहीं थे, डीएटीए नहीं था, नाइट ड्यूटी नहीं थी, काम के घंटे कब आना है कब जाना है, आने का समय निर्धारित था लेकिन जाने का समय कोई निर्धारित नहीं था। पहला वेतन आयोग 1946 में ऑल इंडिया रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने अंग्रेजों के जमाने में लेने का काम किया। साथियों, मैं आपको बहुत दावे के साथ कह रहा हूं साजिद भाई कि ये जिस समय इंकलाब करने वाले को गोली मार दी जाती थी, उस समय इस देश ने, ऑल इंडिया रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने पहला वेतन आयोग आपको दिलाने का 1946 में काम किया, और ये 8वें वेतन आयोग तक की लड़ाई, आज जो भी कुछ मिल रहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत खड़ी रही, उसका नाम था ऑल इंडिया रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन।